हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम अर्थव्यवस्था की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आगामी 13 जून को होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करेगी। और हम आने वाले क्लासेस में क्रमवार, सिलसिलेवार ढंग से अध्यायवार आपको अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे क्लासेस लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लास एग्ज़ाम में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए आज ही आप परीक्षा मंथन ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक, आज हम क्लास लेते हैं। पहले क्लास है हमारी आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा जो कि जनरली बजट के पहले एक दिन पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, इसको मुख्यतः मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने तैयार किया है और ये 2 वॉल्यूम में है, 2 खंडों में है। आर्थिक समीक्षा के बारे में हम कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम बजट पढ़ रहे हैं, आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं या पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, परंतु आर्थिक समीक्षा का क्या योगदान है। बजट तो हम लोग जानते हैं कि बजट जो आने वाले जितने भी योजनाएं हैं उनके लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी विकास की योजनाएं या कौन कौन सी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होने चाहिए, कौन कौन सी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्म होनी चाहिए। ये हम बजट के द्वारा सरकार इनको फाइनेंशियल एड देते हुए इम्प्लीमेंट करती जाती है। बट आर्थिक समीक्षा में क्या किया जाता है? आर्थिक समीक्षा, पहला ये है कि आर्थिक समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। हम इसकी भूमिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दशा क्या रहेगी और भविष्य में अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, इसको जानने के लिए पुराने साल में, पिछले साल में अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, कृषि, आधारभूत संरचना, उद्योग, विनिर्माण, निर्माण इकाई, इन सभी में क्या ग्रोथ रेट रही, इनके आंकड़े किस हिसाब से रहे, इनका हम सांख्यिकी गहन विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें अर्थव्यवस्था की एग्जैक्ट तस्वीर सामने आती है। इन सभी पहलुओं को केवल आर्थिक समीक्षा में केवल आर्थिक पहलू नहीं होते हैं। हमें ये जानना चाहिए अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक पहलू तो रहते ही हैं, साथ में सामाजिक पहलुओं का भी समावेशन होता है। सामाजिक पहलू जैसे मानव विकास रिलेटेड, शिक्षा, ऊर्जा, कौशल, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े, इन सभी आंकड़ों का गहन विश्लेषण, गहन एनालिसिस हमें आर्थिक समीक्षा में मिलता है। इन एनालिसिस के आधार पे तो ये अर्थव्यवस्था, हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, देश की तरक्की के लिए और देश के विकास के लिए वर्तमान आर्थिक दशा को जानना बेहद ज़रूरी है और ये हमें जानकारी आर्थिक समीक्षा से मिलती है। ठीक, ये बीते साल का लेखा जोखा बताती है और ये वित्त मंत्रालय की आर्थिक आधिकारिक रिपोर्ट है। ठीक, अब हम ये जानना चाहते हैं, ये तो क्यों महत्वपूर्ण हुई इसके बारे में हम जान लिए। अब हम ये समझना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा का जो पहला एडिशन आया था वो 1950-51 में आया और 1964 तक आर्थिक समीक्षा बजट के साथ पब्लिश की जाती थी। मतलब जिस दिन में बजट पेश किया जाता था संसद में, उसी दिन में आर्थिक समीक्षा भी संसद के पटल पे रखी जाती थी। वर्तमान में भी आर्थिक समीक्षा संसद में ही पेश की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा, परंतु इसको तैयार कौन करता है? तैयार करते हैं कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार। आगे इसको बताया जाएगा।
तो ये 1950-51 में फर्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर किया गया, पब्लिश किया गया। 1964 तक ये बजट के साथ पब्लिश होता था, परंतु 1964 के बाद आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों को अलग अलग संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक, सन 2015 से आर्थिक समीक्षा को 2 वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 खंडों में। इसमें जो पहला वॉल्यूम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेकेंड वॉल्यूम। ठीक, क्योंकि ये जो सेकेंड वॉल्यूम है ये अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स की समीक्षा करता है, उनके आंकड़ों को, उनके डेटास को सांख्यिकी तौर पे विश्लेषित करता है। और जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 केवल वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। ठीक, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अग्रसित हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि आर्थिक समीक्षा एक काफ़ी लंबी यूनिट्स होती हैं, तो इनमें हमें उन चीज़ों को ही ध्यान देना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो वॉल्यूम 1 वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को बताता है और वॉल्यूम 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स के आंकड़े हैं। 2015 तक से इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाने लगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए उसमें पढ़ने के साथ साथ कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस आर्थिक समीक्षा केवल आर्थिक समीक्षा नहीं है। जिस हिसाब से समीक्षा बताया गया, जिस हिसाब से आप देखते होंगे पिक्चर की, फिल्म की समीक्षा की जाती है, ठीक है, तो उसी तरह से आर्थिक समीक्षा, आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की जो समीक्षा की जाती है वो उसमें सरकार ने विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जो योजनाएं चलाई थी, चाहे जो योजना चलाई थी, साथ में जो विकास के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, ठीक, वो सभी किस स्थिति में आज के डेट में, वर्तमान स्थिति में उनकी स्थिति क्या है, ये हम आर्थिक समीक्षा से सरकार को पता चलता है। इससे सरकार ये नीति डिसाइड करती है कि हमें अब आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में, या फिर जैसे कि फूड सब्सिडी के मामले में, या फिर एनर्जी सेक्टर्स में, शिक्षा के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में जैसे अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर आप डाटा लेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि किस स्टेट में IMR ज़्यादा है, किस स्टेट में MR ज़्यादा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारा जो PHC, CSC जो हेल्थ यूनिट्स है वो किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक, कि हमारे जो अंतिम व्यक्ति है, गांव का एक अंतिम व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं। इसी के लिए सरकार समय समय पे अमेंडमेंट करके अपनी योजनाओं में परिवर्तन करती है, जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, या और डिफरेंट टाइप के जो टारगेटेड प्रोग्राम है, मनरेगा है, अंत्योदय योजना है, फूड खाद्य सुरक्षा की बात की जाती है, खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाती है, तो उनमें जो तब्दीलियां की जाती है वो तब्दीलियां इन्हीं आंकड़ों के आधार पर की जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए फिर सरकार अपनी नीति को परिवर्तित करती है और तब फाइनली सरकार क्या पेश करती है, बजट। ठीक, सरकार ये इस बजट के द्वारा, ये सरकार आर्थिक समीक्षा में मुख्यतः 2 चीज़ होती है। ठीक, क्या आर्थिक समीक्षा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या आर्थिक समीक्षा कानूनी रूप से बाध्य है? नहीं, कानूनी रूप से सरकार के लिए आर्थिक समीक्षा बाध्य, कानूनी बाध्यता इसमें नहीं है। ठीक, तो आर्थिक समीक्षा है क्या? आर्थिक समीक्षा में समीक्षा करते हुए केवल और केवल सिफारिशें हैं,
और सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ये केवल सिफारिशें हैं जिनको सरकार अपनी नीतियों को फॉर्म करने के लिए बजट के माध्यम के द्वारा जो घोषणाएं करती हैं। ठीक है, ये घोषणाएं क्यों की जाती हैं? क्योंकि जो योजनाएं बनी थी उनमें जो आर्थिक चुनौतियां या जो चुनौतियां उत्पन्न हुई थी उनसे कैसे टारगेटेड किया जाए, उनसे हम कैसे लड़ा जाए, किस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बेहतर जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ विकासशील से विकसित की ओर अग्रसित किया जा सके। ठीक, तो इसके लिए हम आर्थिक समीक्षा को जानते हैं। तो इस हिसाब से हम ये जान पाए कि आर्थिक समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, आर्थिक समीक्षा की शुरुआत क्या है और आर्थिक समीक्षा सरकार के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा। अब हम जल्दी से जल्दी आर्थिक समीक्षा के प्रथम अध्याय की ओर आ जाते हैं जो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा आई है। ठीक, अध्याय 1 जो आर्थिक समीक्षा का जो अध्याय है वो 1 दैट इज फर्स्ट बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो आंकड़े हैं, जो आर्थिक समीक्षा के पूरे वॉल्यूम्स में डिफरेंट चैप्टर के द्वारा बताए गए हैं, उनकी एक क्लियर कट पिक्चर आपको अध्याय 1 में मिलती है। अध्याय 1 क्या बताता है? देखिए, अब जाने होंगे कि आर्थिक समीक्षा है क्या। पिछले वर्ष की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी उसको बताया है। बजट क्या होता है कि आगामी वर्ष में हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, ये हम बजट में बताते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के अध्याय 1 में ये बताया गया है, आप सब लोग जानते होंगे कोविड-19, ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल ने एक आर्थिक संकट उत्पन्न किया। ठीक, और ये आर्थिक संकट केवल घरेलू इंडिया तक नहीं था, ये क्या था? ये वैश्विक आर्थिक संकट था। ठीक, इस आर्थिक संकट से, वैश्विक आर्थिक संकट से जो वैश्विक आर्थिक उत्पादन दर था वो कम हो गया और ये जो आर्थिक संकट हुआ, इस आर्थिक संकट से वैश्विक आर्थिक उत्पादन ये कम हो गया और ये कम हुआ 4.4%। ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही घातक था। आर्थिक समीक्षा में ये मेंशन किया गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में 4.4% की गिरावट, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि चूंकि अब हम भूमंडलीकरण के दौर में हैं, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जिस 4.4% की गिरावट भारत के, इंडिया की इकोनॉमी पे भी एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। ठीक, तो जब आपकी ग्लोबल इकोनॉमी डाउन होगी, देन फाइनली क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी पे भी असर हुआ, इंडियन इकोनॉमी भी डाउन हुई। ठीक, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? लॉकडाउन लगाया गया। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन किया गया और इस लॉकडाउन से जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ थीं वो बंद हो गई। ठीक, लॉकडाउन, और लॉकडाउन से क्या हुआ? जो भी आर्थिक गतिविधियाँ थीं वो बंद हो गई। जब आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई तो सरकार के पास मुख्य जो समस्या आई या मुख्य चुनौती आई वो क्या थी? वो ये थी कि जीविका बनाम आजीविका। ठीक, इसीलिए अब की बार आर्थिक समीक्षा का जो मुख्य थीम है वो ये है, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। ठीक, अब की बार आर्थिक समीक्षा की जो थीम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है? सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड।
सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, ये आपकी अब की बार की आर्थिक समीक्षा की थीम है। तो नीति निर्माताएं संस्था, ठीक है, नीति निर्माणकारी संस्था जितनी भी हैं, मतलब सरकार, उनके पास मुख्य संकट, मुख्य समस्या ये थी, मुख्य चैलेंज ये था कि ये या तो वो लाइफ्स को बचाएं, जीवन को बचाएं, और या फिर आजीविका को देखें। ठीक, इसीलिए जीवन बनाम आजीविका, ठीक, जीवन बनाम आजीविका, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी वो बंद हो गई। जितनी भी औद्योगिक उत्पादन इकाई थी, निर्माण इकाई थी, जितनी भी विनिर्माण इकाई थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन यूनिट, वो सभी यूनिट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जहाँ पे लोगों का कम्युनिकेशन के होने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि कोरोना डायरेक्ट कम्युनिकेशन से ड्रॉपलेट के थ्रू फेस टू फेस या फिर ऐसे आर्टिकल जो कि इसके कंटेमिनेशन में आ सकते थे, इनके हैंडलिंग के थ्रू फैलने के चांसेस ज़्यादा थे। इस कारण से जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ थीं उनको बंद कर दिया गया। ठीक, तो जीवन बनाम आजीविका, तो फाइनली क्या थी? बेरोजगारी हुई, और चूंकि उत्पादन कम हो गया तो जो मार्केट था वो फाइनली क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक, क्योंकि भारत या फिर पूरा विश्व भूमंडलीकरण के इस दौर में WTO के द्वारा निर्मित जो रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत मुक्त बाजार की व्यवस्था में प्रवेश कर गया है। मुक्त बाजार फ्री ट्रेड, डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है। और जब यहाँ पे लोगों के पास आजीविका ही नहीं रही, जब बेरोजगारी आई तो लोगों के पास धन नहीं था और लोग भूखों मरने की नौबत भी कई जगह आ गई। तो सरकार के पास मुख्य चैलेंज था कि भूख से लोगों को बचाना। ठीक, तब जब लोगों के पास मुद्रा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर सप्लाई कहाँ होगी? और सप्लाई नहीं होगी मीन्स जितने भी औद्योगिक इकाई थे वो शट डाउन हो गए। तो सरकार को जीवन और आजीविका में से सरकार ने प्राथमिकता किसको दी? जीवन को दी। मुख्य प्राथमिकता सरकार ने जीवन को दी। ठीक, अब ये मुद्दा यहाँ पे ये अब हमारे सामने उत्पन्न होता है कि जीवन तो सरकार ने बचा ले गए कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे, इसीलिए अब की बार आर्थिक समीक्षा के जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के प्रथम में मुख्य पृष्ठ पे आप देखेंगे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी इमेज को लगाया गया है। ठीक, और साथ में एक वी शेप्ड कर्व को भी लगाया गया है। हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी ये कही गई है, थीम है अब की बार। उसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ अ वी शेप्ड रिकवरी, क्या होती है। बट आजीविका पे खतरा आया, मतलब मंदी आई। और जब ये मंदी आई तो इस मंदी से उबरने के लिए सरकार ने और RBI ने, हमारे देश की सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति का सहारा लिया और सरकार ने राजकोषीय नीति का सहारा लिया। ठीक, राजकोषीय मतलब राजा का कोष। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेज, एक बड़ा पैकेज मनी का, फंडिंग का देश के मार्केट में इनफ्लो किया। ये MSME सेक्टर, जो सूक्ष्म वित्त इकाइयाँ थी, या फिर किसानों के लिए, BPL परिवार के लिए, इन सभी के लिए जीवन के लिए, इनके आजीविका को प्रोवाइड करने के लिए, और जो बंद औद्योगिक इकाइयाँ थीं वो फिर से रन कर सकें, उस लिए दिया गया। ठीक, 2 बार 2 टर्म में ये GDP का 15%, ध्यान दीजिएगा, GDP का 15%, 29.87 लाख करोड़ GDP का 15%, और एक बार GDP का
9% आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के फॉर्म में, मतलब टोटल जीडीपी का 15% प्लस 9%, मतलब जीडीपी का 24%, सॉरी, जीडीपी का 24% मार्केट में इनफ्लो किया गया पैकेज। ठीक, इसका मेन फोकस जो एमएसएमई थे, जो हमारे स्मॉल इंटरप्राइजेज यूनिट हैं, ठीक है, साथ में जो किसान हैं, साथ में जो बीपीएल फैमिली हैं, जो वृद्धावस्था में जो असंगठित क्षेत्र के असंगठित इकाइयों के जो वर्कर्स हैं, जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। ठीक, खाद्य आपूर्ति कम होने के कारण इन्फ्लेशन भी हुआ, मुद्रास्फीति भी हुई, और ये मुद्रास्फीति 6% तक राइज की। तो ये मुद्रास्फीति ऐसे नहीं राइज की कि खाद्य सामग्री की कमी थी, यहाँ खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी थी, खाद्य आपूर्ति बंद हो गई थी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, परिवहन महंगा हो गया था, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई। और ये मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण अब इस चीज़ को परचेज करने के लिए लोगों के पास फंड भी नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी थी। और तो इस फंड को सरकार ने इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से, ठीक, जीडीपी के 15% के इस पैकेज के माध्यम से सरकार ने लोगों को फंड प्रोवाइड कराया। ठीक, लोगों को, उद्यमी इकाइयों को। ठीक, तो इस हिसाब से अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये तो राजकोषीय नीति की बात हुई। आरबीआई ने भी मौद्रिक नीति में लचीला रवैया अपनाया कि जो ब्याज लोगों को देना था अपने ऋण पे, अपने लोन्स पे, उनको 3 महीने का स्थगन दिया। साथ में आरबीआई ने अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, साथ में और कैपिटल वर्किंग इंटरेस्ट रेट, जो उद्योगपति जिन्होंने एक लोन लिया था, लंबा ऋण लिया था, और भी जो सुविधाएं ली थी, उनको भी राहत दिया। आने वाले समय में उनके मार्जिन इंटरेस्ट रेट को कम रखा। ठीक, और एक लॉन्ग टर्म पैकेज, मतलब दीर्घ LTRO, दीर्घकालीन पूंजी, बैंकों की अल्पकालिक क्रियाविधि और दीर्घकालिक वर्किंग के लिए, दीर्घकालीन समस्याओं या चुनौतियों से सामना करने के लिए भी दिया। तो ये आरबीआई की है। आने वाले क्लासेस में आरबीआई ने ऐसे 10 मुख्य बिंदुओं पे तब्दीलियां की, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे और आने वाली आर्थिक चुनौतियों को सामना करते हुए आर्थिक गतिविधियों को रन कराया जा सके। इस प्रकार हम ये समझे कि जो आर्थिक समीक्षा है वो क्या है, कहाँ से रिलीज होती है, कौन इसको रिलीज करता है, ठीक, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी, और बजट से पहले क्यों पेश की जाती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के अगले बिंदु पे। वो ये है कि आर्थिक समीक्षाएं समय समय पर हमारे देश में जब जब इस तरह की मुश्किलात या हालात पेश हुए हैं, हमें एक नज़रिया, हमें एक नीतिगत आंकड़ों के द्वारा एक नज़रिया देती हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हम इन चुनौतियों का सामना किस हिसाब से करेंगे। ठीक, भारत में एफडीआई प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ये अभी हाल फिलहाल अप्रैल सितंबर 2020 में अगर देखा जाए, ये तो 23.6 अरब डॉलर का निवेश भारत में सेवा क्षेत्र में एफडीआई जो है वो अप्रैल सितंबर 2020 में, मतलब अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 में 23.6 अरब डॉलर की वृद्धि किया है। 23.6 अरब डॉलर। ठीक, इसमें करीब करीब ये जो 336% की बढ़ोतरी कंप्यूटर हार्डवेयर ने दर्ज किया। 336% कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ गई, वर्क एट द होम बढ़ गया। ठीक, तो इसके लिए जो प्राइमरी नेसेसिटी जो थी वो थी कंप्यूटर हार्डवेयर्स की,
और ये कंप्यूटर हार्डवेयर की परचेजिंग ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण कि ये एक सेवा क्षेत्र का जो उप क्षेत्र है कंप्यूटर हार्डवेयर, इसने 336% का बूस्ट दिया इस निवेश में, ठीक, भारत के सेवा क्षेत्र के निवेश में। अब हम बात करते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट क्या कहती है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 ये कहती है कि भारत 2019 में 2008 के कंपैरिजन में 2018 के कंपैरिजन में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त किया है। वो स्थिति क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 कहता है कि भारत की 2018 में जो स्थिति थी, भारत 12वें पायदान पे था, ठीक, और 2019 में भारत 9वें पायदान पे आ गया। मतलब निवेश में भारत ने काफ़ी स्थिरीकरण किया है, अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब विदेशी कर्ज की बात करते हैं। जो विदेशी कर्ज है वो जीडीपी के अनुपात में, जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज कितना है? देखिए, जीडीपी के अनुपात में अगर विदेशी कर्ज की बात किया जाए तो इसमें जो इजाफा हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। मतलब अगर मार्च 2020 में अगर ये देखा जाए कि 20.6% था, तो उसके बाद सितंबर 2020 में ये 21.6% ही रहा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, ये डाटा है मार्च 2020 का और ये है डाटा अप्रैल 2020 का। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो बहुत कम रही, मतलब करीब 1% हमने विदेशी कर्ज कम लिया, क्योंकि जितनी भी आयात था वो बंद था, ठीक है, जितनी भी औद्योगिक उत्पादन इकाइयाँ थी वो बंद थी। तो हमारा फॉरेक्स क्या हुआ, हमें बाहर से कर्ज लेने की नौबत है वो आई नहीं ज़्यादातर। ज़्यादातर यही एक मुख्य रीज़न था कि हमारा जो विदेशी कर्ज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, सॉरी ये अप्रैल 2020 नहीं है, ये है सितंबर 2020, सितंबर 2020, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें बताई जाएं उनको आप धीरे धीरे या तो नोट करते जाइए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 में 20.6% और सितंबर 2020 में 21.6% था, ठीक। अब हम बात करते हैं भारत नेट परियोजना की। आर्थिक समीक्षा में अब की बार ये बताया गया है भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना क्या है? देश की 1.67 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, ये एक भारत नेट परियोजना है, ठीक। 15 जनवरी 2021 को ये असेसमेंट निकाला गया है कि 4.87 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये इसका नेटवर्क बिछाया गया है। अब तक 4.87 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क, किस लिए? ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए। देखिए टोटल हमारा टारगेट कितना है, 1.7 लाख ग्राम पंचायत, इनको हमको जोड़ना है, ठीक। परंतु वर्तमान में कितने जुड़े हैं?
1.51 लाख इतने ग्राम पंचायत को जोड़ा जा चुका है। ठीक, तो भारत नेट परियोजना जो कि 15 जनवरी 2021 को एक डाटा अपनी रिलीज करती है और वो ये कहता है कि 4.87 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं। 1.67 लाख ग्राम पंचायत में से 1.51 लाख ग्राम पंचायत वर्तमान में ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय रेल परियोजना की। भारत के वर्तमान जो स्थिति है वो ये बताती है कि 2050 तक हमारी जनसंख्या या 2045 तक हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब हम लोग तो चाइना की जनसंख्या को तो क्रॉस ही कर लेंगे। और आज भी भारत के जो ग्रामीण अंचलों को मेट्रो सिटी से या फिर महानगरों से जोड़ने के लिए जो मूलभूत इकाई हैं या मूलभूत परिवहन का जो साधन है सस्ता, वो कौन है? ट्रेन, लोकल ट्रेन या फिर जो लॉन्ग दूर टर्म की जो ट्रेनें हैं उनको ये एक ब्रॉड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। सरकार ने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक राष्ट्रीय रेल परियोजना लॉन्च किया। राष्ट्रीय रेल परियोजना। इस राष्ट्रीय रेल परियोजना का ये कहना है कि 2030 तक हम आधारभूत जो संरचना है रेल के विकास के लिए उसका निर्माण कर लेंगे। कब तक कर लेंगे? 2030 तक। किस चीज़ का? आधारभूत रेल संरचना का। और 2000 क्यों? कि 2050 तक जितनी पॉपुलेशन सरप्लस हो उसको हम सस्टेन कर सकें। ठीक, उनको हम परिवहन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में हम सक्षम हों 2050 तक। इसके लिए जो आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनकी विकास करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा गया है और सरकार ने राष्ट्रीय रेल योजना रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की है। ठीक, दूसरी बात कही जाती है कि भारत में चालू खाता अधिशेष, चालू खाता करंट अकाउंट, अधिशेष मतलब सरप्लस, अब की बार सरप्लस रहा। हमेशा बात करते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट की, ठीक है, चालू खाता घाटे की, परंतु अब की बार हम बात कर रहे हैं चालू खाता अधिशेष की। ये कितना रहा है? चालू खाता अधिशेष ये जीडीपी का 2.1%, जीडीपी का 2.1% रहा 2021 में। इसको इतना रखने की या इतना रहने की अनुमान सरकार द्वारा व्यक्त की गई है। जीडीपी का 2.1%। और ये रिकॉर्ड है पिछले 17 वर्षों के इतिहास में, पिछले 17 वर्षों के इस इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है कि चालू खाता हमारा सरप्लस हुआ है, और वो भी कितना? जीडीपी का 2.1%। और ये टारगेट है 2021 के लिए, ऐसा कहा गया है। ठीक, कि 2021 में जीडीपी का 2.1% चालू खाता अधिशेष रहेगा। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जितने भी बंदरगाह थे उन पे जो आयात निर्यात होता था, आयात हमारा एक तरह से बंद हो गया था लॉकडाउन के दौरान। ठीक, और जितने भी रेल माल जो परिवहन संस्थाएं थीं वो सभी भी एक तरह से शट डाउन हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें जो श्रमिक थे या लेबर्स थे वो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज वहाँ पे वर्क करती थी।
और जिससे कोरोना महामारी के दौरान कोरोना फैलने का खतरा मौजूद रहता था। तो इस लॉकडाउन से हमारा जो भुगतान संतुलन था आयात न होने के कारण वो हमारे पक्ष में था, कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में हुआ। और जिसका फ़ायदा ये है कि 2021 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी का 2.1% हमारा चालू खाता अधिशेष रहेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं भारत के विदेशी कर्ज की। भारत का विदेशी कर्ज कितना रहा? भारत का विदेशी कर्ज लॉकडाउन के दौरान बाहर से फॉरेक्स या कर्ज लेने की उतनी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं, जिसके कारण ये जो विदेशी कर्ज है वो काफ़ी कम रहा। मतलब मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे, पिछले वर्ष अगर आप देखें, पिछले वर्ष और मार्च 2020 में अगर हम आकलन लगाते हैं तो ये कितना रहा? तो पिछले वर्ष ये 125.9 अरब यूएस डॉलर, पिछले वर्ष 125.9 अरब यूएस डॉलर रहा। परंतु मार्च 2020 का जो एनालिसिस बताता है वो ये कहता है कि ये 57.5, पूरा मार्च से क्या, अगर हम इसको पूरे वित्तीय वर्ष अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक अगर हम देखें, ठीक है, जनवरी लॉकडाउन जो हुआ वो मार्च में हुआ था 22 मार्च को, पर हम इसे अप्रैल से लेकर अप्रैल दिसंबर 2020 तक देखें तो ये 57.9 अरब यूएस डॉलर रहा। ठीक, तो जो विदेशी कर्ज है उसमें भी काफ़ी कमी आई। हमारा भुगतान संतुलन हमेशा हमारे पक्ष में आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। मिटा दिया जाए। ऊर्जा खपत की अगर बात किया जाए, वैश्विक ऊर्जा खपत की, तो ऊर्जा की मांग, विद्युत की मांग एक देश को विकसित होने का नज़रिया, देश के विकसित होने की तस्वीर को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जब ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, विद्युत की मांग बढ़ेगी, तो जितनी भी औद्योगिक उत्पादन इकाइयाँ थीं उनमें उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि वो उत्पादन के लिए जनरली कहीं ना कहीं एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। भारत की ऊर्जा खपत में अगर देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में, ठीक, तीसरे स्थान पे है। मतलब भारत अगर ऊर्जा उपभोक्ता, ऊर्जा खपत पे अगर देखा जाए तो जो भारत की अगर जो ऊर्जा उपभोक्ता की श्रेणी में देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पे है। तो पहले पे कौन है? अमेरिका, और दूसरे पे चाइना। ठीक, ये वर्तमान की स्थिति है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। प्राथमिक ऊर्जा खपत, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत में जो भारत का हिस्सा है वो 5.8% है। वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत, इसमें भारत का हिस्सा कितना बताया गया? 5.8% भारत का हिस्सा है। ठीक, और जो प्राथमिक ऊर्जाएं हैं, प्राथमिक ऊर्जा, इसको मिटा दिया जाए।
भारत की जो ऊर्जा खपत बास्केट है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम उस ऊर्जा खपत बास्केट में ऊर्जा खपत बास्केट में वर्चस्व किसका रहा है? एक तो कच्चा तेल और दूसरा कोयला और कच्चा तेल, इसका वर्चस्व रहा। मतलब भारत एक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन करके आया है विश्व में। और अगर ये प्राथमिक ऊर्जा खपत में अगर देखा जाए तो जो वैश्विक हिस्सेदारी है भारत की वो 5.8% है। और वर्तमान में जो हमारा ऊर्जा खपत है, ऊर्जा खपत का जो बास्केट है, ठीक, उसमें सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, वर्चस्व है, वो है कोयले का और दूसरा कच्चा तेल का। कच्चा तेल का उत्पादन, इसको मिटा दिया जाए, कच्चा तेल का उत्पादन सन 2019-20 में कितना था? 2019-20, फिर हम बात करेंगे 2020-21। 2019-20 में ये 3,420 करोड़ मेट्रिक टन था। परंतु 2020-21 में चूंकि यहाँ पे इसमें कमी आई है, 3,217 करोड़ मेट्रिक टन। ये भारत में कच्चा तेल का उत्पादन, लिख लीजिए इसको, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन। ठीक, देखिए जो भी डाटाज हैं, जैसे कि भारत में चालू खाता अधिशेष जो है, विदेशी कर्ज जीडीपी के अनुपात में, राष्ट्रीय रेल परियोजना, वर्तमान भारत में नेट परियोजना, या फिर ऊर्जा में हमारी क्या स्थिति है, निवेश रिपोर्ट में हम किस स्थिति में हैं, ये सभी डाटाज डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन करके एग्ज़ाम में सामने आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इन डाटाज का काफ़ी यूज होता है। इसको नोटिस करना, बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, आपके स्वयं के लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो बिजली का उत्पादन है, भारत में बिजली का उत्पादन वो कितना रहा, इसको हम जनरली मेगावाट में नापते हैं। ठीक, तो मार्च 2020 में, ठीक है, भारत में बिजली का उत्पादन मार्च 2020 में ये 3,70,106 मेगावाट दर्ज किया गया। ठीक, ये बिजली उत्पादन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कितना दर्ज किया गया, क्वेश्चन ये है कि ये जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं परमाणु बिजली है, नवीकरण तकनीकी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है, साथ में तापीय ऊर्जा के द्वारा बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कोयला के द्वारा। तो इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा उत्पन्न का क्या योगदान है, बिजली के उत्पादन में इन डिफरेंट सेक्टर्स का क्या योगदान है, क्वेश्चन ये मेड होता है। जैसे अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिजली उत्पादन में प्राइमरी जो मैक्सिमम भूमिका अदा कर रहा है वो है तापीय उत्पादन। फर्स्ट इज द तापीय उत्पादन, सेकंड नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, अक्षय ऊर्जा में, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। ठीक, सन रेडिएशन, क्या इसका क्षय हो सकता है? नहीं, पर कोयला एक न एक दिन ख़त्म होना है। तो सबसे ज़्यादा सोर्स तो तापीय उत्पादन में है। इसलिए हमने अभी आपको ऊर्जा खपत का जो हमारा बास्केट था उसमें हमने बताया कि वर्चस्व किसका है,
वर्चस्व है कच्चा तेल का और कोयला का। जो तापीय उत्पादन फर्स्ट है, सेकंड नवीकरणीय ऊर्जा है, तीसरा क्या है पनबिजली, इसको नोट कर लीजिए थर्ड। पनबिजली मीन्स हाइड्रो पावर। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में जो वाटर रन करता है तो यहाँ पे टरबाइन, इस टरबाइन को हम चला करके जो बिजली है वो उत्पादित की जाती है। ये टोटल इसका मेथोडोलॉजी होता है, ठीक। तापीय उत्पादन में ये भाप के द्वारा किया जाता है, कोल के द्वारा होता है, ठीक। परंतु नवीकरणीय ऊर्जा दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो उसमें हम जियोथर्मल की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, वो साइंस टेक का टॉपिक है, ठीक। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंस उसमें जानिए कि फाइनली हमारा उत्पादन तो बिजली का उत्पादन का हो रहा है और उसका बिजली का उत्पादन कितना हुआ है 3,70,106 मेगावाट। परंतु उसमें प्राइमरी जो सोर्स है मेजर तापीय उत्पादन का है, सेकंड नवीकरणीय ऊर्जा का है, थर्ड पन बिजली का है और फोर्थ किसका है, फोर्थ है आपका परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु ऊर्जा कितना है 6,780 मेगावाट। क्योंकि ये बहुत कम है तो इसको याद भी पता भी रहना चाहिए कि ये है कितना, ठीक। इस हिसाब से हमने आर्थिक समीक्षा में जो बिजली उत्पादन की डिफरेंट सोर्सेस की क्या योगदान है इसके बारे में जाना कि जैसे तापीय उत्पादन का क्या योगदान है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या योगदान है, पन बिजली का क्या, हाइड्रो पावर का क्या योगदान है और परमाणु ऊर्जा का क्या योगदान है, ये हम जाने। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। जनगणना, अगर 2011 का जनगणना ये बताता है कि भारत के शहरों में वर्तमान में 37.7 करोड़ लोग, 37.7 करोड़ लोग भारत के शहरों में रह रहे हैं वर्तमान में। ये शहरी जनसंख्या को बता रहा है, शहरी जनसंख्या, ठीक। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 37.7 करोड़ रह रहे हैं। परंतु 2030 तक इनको 60 करोड़ पहुंचने की इनकी उम्मीद है। इसको नोट कर लीजिए, शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़, 2030 तक 60 करोड़। ये देखिए बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आर्थिक समीक्षाएं जो हैं वो डाटाज, आंकड़ों, इन सभी के विश्लेषण पर आधारित है और इन डाटा को आप जितनी बार समझने की कोशिश करेंगे, उन डाटा का क्या उपयोग है ये जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसके बारे में इंटरेस्ट लेंगे, तभी आप इनको समझ सकेंगे और जब समझ सकेंगे तभी ये याद होगा। अगर आप इसको बार बार सोचिए कि केवल याद कर लें तो ये आपस में उलझ जाएंगे, इनका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक। अब आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया। ये कितना था 29.87 क्या लाख करोड़। ये जीडीपी का 15% था, ठीक। इसके बाद जीडीपी का 9% फंड और रिलीज किया गया मार्केट में लिक्विडिटी के लिए, मार्केट में मंदी से उबारने के लिए, ठीक। औद्योगिक इकाइयों को फिर से, एमएसएमई को, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अपनी रुग्णता से, अपनी बंद स्थिति से निकल करके मुक्त बाजार की इस WTO की, विश्व की भूमंडलीकरण की प्रवेश करने में, ठीक।
तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जीडीपी का 15% 29.87 लाख करोड़ और जीडीपी का 9% 2 बार रिलीज किया गया। मतलब टोटल जीडीपी का कितना, 15 प्लस 9 24% रिलीज किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या बताता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये बताता है कि किसी भी देश में बिजनेस करना, किसी भी देश में व्यापार करना कितना ज़्यादा सरल है। जब हमारी स्थिति इस रिपोर्ट में बेहतर रहेगी तो हम विदेशों से निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ व्यापार करना सरल है, ऐसा समझा जा सकेगा। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ये क्या कहता है कि वर्तमान में 2019 में हमारी स्थिति कितनी है? 63वें पे हम आ गए हैं। और 2018 में कितनी थी? 77 77। देखिए, एग्ज़ाम में जनरली कई बार 2 साल 3 साल पुराना या 1 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है। 2018 का इसीलिए आपको जानना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष स्थिति में हमारा कितना परिवर्तन हुआ ये जानना चाहिए। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ये बताती है कि 2019 में हम 63वें स्थान पे हैं, 2018 में हम 77वें स्थान पे थे। ठीक, और हमने इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, देखिए कोई भी जो इंडेक्स तैयार किया जाता है उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, जैसे इसमें 10 सूचक हैं, इस 10 में से हमने 7 सूचकों में 7 इंडिकेटर्स में बेहतर स्थिति दिखाई है। इनमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 की वर्तमान स्थिति और पिछले वर्ष की स्थिति को हम लोगों ने जाना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। परंतु भारत ने, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि विगत 3 साल में 67 पोजीशन का राइज किया है, 67 स्थान का सुधार, 67 स्थान का सुधार भारत ने किया है पिछले 3 साल में। ठीक है, और 2011 से अब तक किसी भी बड़े देश द्वारा, हम बड़े देश की बात कर रहे हैं, छोटे या अल्प विकसित देश की बात नहीं कर रहे, भारत किसी भी बड़े देश द्वारा 2011 से अब तक इतना बड़ा सुधार नहीं किया जा है जितना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने किया है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कृषि की, एग्रीकल्चर सेक्टर की। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स की में वर्तमान में जो उत्पादन का दर है वो 3.4% है। ये प्रथम अग्रिम अनुपात है। अभी हमने ऐसा अनुमान लगाया है कि 3.4% हमारा मतलब इस ईयर में 2021 में ग्रोथ रेट रहेगी, जबकि सेवा क्षेत्र -8.8% के हिसाब से नीचे गिर गया है। औद्योगिक उत्पादन इकाई भी -9.6% के हिसाब से नीचे गिर गई हैं। कृषि क्षेत्र बड़ा है। हाँ, एक बात थी वी शेप्ड रिकवरी की। ठीक है, एक तो आपका थीम था #सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, दूसरा है #वी शेप्ड रिकवरी।
और आपको ये भी जानना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में अब की बार मत्स्य उत्पादन भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी किया है। मत्स्य उत्पादन में पूरे समग्र जो संवर्धन है उसमें 7.28% हिस्सा मत्स्य उत्पादन का है, मछली व्यापार का। मतलब जो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन था, ठीक है, नीली क्रांति, वो अब धीरे धीरे नज़र आने लगी है। नीली क्रांति के बारे में आगे अर्थव्यवस्था के चैप्टर्स में बताया जाएगा। नीली क्रांति कहीं ना कहीं हमारे देश में जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक, उसको भी पूरा करती है, ठीक, क्योंकि हम हमेशा खाद्य पे ही नहीं निर्भर कर सकते हैं, दाल पे, तेल पे, इसको हमको आयात भी करना पड़ता है। हम इसके लिए मछली, समुद्री जो संसाधन हैं, जो समुद्री मछली हैं, मत्स्य उद्योग हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, तो बात कर रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी की। लास्ट बात है, वी शेप्ड रिकवरी क्या है? देखिए, हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी। मार्च 22 मार्च क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया। मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून। इनमें हुआ क्या? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, मतलब विनिर्माण इकाइयाँ, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, विनिर्माण इकाइयाँ, वो क्या हो गई? बंद हुई। साथ में निर्माण इकाइयाँ भी क्या हो गई? वो भी बंद हो गई। परंतु जब अनलॉक हुआ, जुलाई में जब अनलॉक हुआ, तो अनलॉक का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हुआ? सिलसिलेवार ढंग से जो सरकार ने नियामक इकाइयाँ तय की, ठीक, उससे दैनिक डेली रेट ऑफ केसेस, जो दैनिक केसेस आ रहे थे, उनमें कमी आई, मृत्यु की दर में भी कमी आई। और ये भी चीज़ें नोट करने वाली है कि कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी, उसमें भी कमी आई, मतलब वो आया नहीं भारत में। ये कहीं ना कहीं सरकार की इसमें प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार के जो रूल्स थे, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स थे, वो इसके लिए बेहतर साबित हुए। तो बात कर रहे थे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट बंद हो गया, परंतु चालू क्या रहा? कृषि, क्योंकि ये जो थे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज थे, कृषि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज में नहीं था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जब अनलॉक हुआ, तो धीरे धीरे हम फिर से रिकवरी करने लगे। हमारी जो उत्पादन है वो क्षमता बढ़ने लगी। इसको हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं? देखिए, कृषि के क्षेत्र में दिसंबर 2020 का अगर आंकड़ा देखिए, जीएसटी के कलेक्शन का, उसमें, और ई वे बिल, अगर ऊर्जा खपत, ठीक, ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारी औद्योगिक उत्पादन इकाइयाँ फिर से रन कर गई और फाइनली हम रिकवरी कर गए, ठीक। इसीलिए ये जो थीम आया है, वी शेप्ड रिकवरी, और कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान था। ये 3.4% की हमारा भाई प्रथम अग्रिम अनुमान है, ठीक, कि इतनी रिकवरी रहेगी। तो हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी, इसका मायने क्या कि मार्च से लेकर जून तक जब लॉकडाउन लगा तो हमारी विनिर्माण और निर्माण इकाइयाँ बंद हुई, परंतु उसके बाद अनलॉक के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फाइनली जो जीएसटी कलेक्शन आपका दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड स्थिति में रहा। ई वे बिल का जो जनरेशन है, ऊर्जा की खपत, मतलब बिजली की जो मांग समग्र रूप से बढ़ी, ये दिखाता है कि अब हम फिर से आशान्वित करता है कि अब हम फिर से मुख्य धारा में आ गए हैं, वर्तमान स्थिति में प्राप्त कर लिए हैं। मतलब देखिए, मैंने यही आपको बताया कि जो आर्थिक समीक्षा है वो हमें पिछले वर्ष की स्थिति के साथ साथ भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, क्या वो पटरी पे आएगी या विकास की क्या दर प्राप्त करेगी, इसके लिए आर्थिक समीक्षा की एनालिसिस एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है। साथ ही सरकार को एक नज़रिया, सरकार को बजट के द्वारा एक नज़रिया बनाने के लिए भी प्रेरित करती है, एक रास्ता दिखाती है कि देश का विकास किस हिसाब से बेहतर हो सकता है। अब
आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में हम आर्थिक समीक्षा के जो रेस्ट बिंदु थे, जो डिफरेंट डाटाज थे, चाहे विनिर्माण, निर्माण, पर्यावरण, शिक्षा, इन सभी में हमने कितनी वृद्धि दर्ज की और हमें कितना दर्ज करना है, इसके बारे में जानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। इसको आज ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी क्लासेस को ढंग से आप नोटेड डाउन करते रहिए। ओके।